गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 1 मिनट जरा वेट करना, गुड मैं मॉर्निंग। लैपटॉप से अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। इसको फिर बंद कर देता हूँ। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है कैसे? एको हो रही है। यस इको हो रही है ना? एको हो रही है। एको हो रही है सर। इसमें वॉइस यहाँ से बंद करते हैं। अब ठीक आ रही है क्या आवाज? यस सर, ठीक आ रही है। इसको तो थोड़ा सा है वैसे आज भी ना, बीच में ही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका ऑडियो ऑफ कर, आवाज ठीक है। हाँ जी, तो कैसी रही दिवाली, कैसी रही आप लोगों की? तो डिस्टरबेंस आ रही है सर बहुत बीच में। अब नहीं आएगा, मैंने वो 2 जगह से लॉगिन किया हुआ था ना, तो उसी जगह से कर दिया है बंद। हाँ शिवम, सेफ एंड साउंड हो ना? मुझे लग रहा था कहीं रॉकेट वॉकेट के साथ उड़ ना गए हो। नहीं सर, नहीं उड़ा। बच गए? घर वालों ने पकड़ लिया होगा, उड़ना नहीं है। Yes, आईआईटी sir. निकाली है पहले। यस सर। तुम तो मचल रहे होगे, नहीं मुझे तो उड़ना है, उड़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। चलिए, पहले तो ये बताइए, जो काम दिया गया था आपको 3 दिन के लिए, 4 दिन के हिसाब से, वो कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, तो मैं 4-5 लोगों से थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना, कितना कर लिया है। अगम, कितना कर लिया है भाई? यस सर। बताओ। सर 5 पेज रह गए आखिरी के बाद। जब 5 पेज रह गए हैं अभी,
यस सर, ठीक आज है। हो जाएगा सर। और कौन है काम नहीं करे? अक्षित कितना कर लिया? सर ऑक्सीजन आधा हुआ है। यार कुछ किया ही नहीं, तुम तो दिवाली में मतलब मस्ती में मस्त हो गए तुम लोग तो। आधा आधा और ये सब करके आए हो। मैं तो सोच रहा था पूरा वो 3 जो ग्रुप दिए थे पूरे होने चाहिए। सर आज हो जाएगा सर पक्का। आज इतना कर लोगे तुम? 3 दिन में कुछ नहीं कर पाए? सर अभी थोड़ा इतना टाइम सा नहीं मिला सर, और भी था। थोड़ा थोड़ा सा। क्यों, घर की पूरी सफाई तुमसे करवाई गई थी क्या इस बार? नहीं सर। फिर कर लेते। आर्यन अबाउट कितना कर लिया? सर हेलोजन फैमिली लास्ट का थोड़ा सा रह गया, बाकी तो हो गया। अच्छा, हेलोजन तक मतलब पहुंच गए हो, ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो गया है। Yes. ठीक है, समझ में आ रहा है? उसमें चीजें समझ में आ रही है ना किस तरीके से चल रही हैं? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। सर मैंने सर हेलोजन तो कर लिया सर। हेलोजन तुमने पहले कर लिया, ऑक्सीजन फैमिली बाद में कर रहे हो? नहीं सर, वो ऑक्सीजन में ना बीच में पता नहीं कुछ समझ सा नहीं आ रहा था, तो पहले मैं उधर चला गया था। अच्छा, क्या चीजें थी ऐसी जो नहीं समझ में आ रही थी? पता नहीं सर, वो कंफ्यूजन सी हो जा रही थी सर, मतलब भूल ही जा रहा था, मतलब जो ऑक्सीजन में किया था ना, तो पता नहीं ऐसा हो रहा था। कोई बात नहीं, उनको फिर अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, मतलब मार्क कर लेना क्या किस हाँ जी जगह सर, पता नहीं ऑक्सीजन में बार बार ना ऐसा लग रहा था कि पीछे से फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर उसमें अब जब डिस्कशन करेंगे, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का हमने डिस्कशन किया था ना, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली का जब अब करेंगे। अब आप कर लाते तो मुझे आज वैसे ऑक्सीजन फैमिली का डिस्कशन ही करना था, बट करके तो लाए नहीं हो। तो जब भी उसको कर लो तो बता देना, फिर उसका डिस्कशन फिर हम लोग कर लेंगे, है ना? ओके सर। टाइम पे आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी कंफ्यूजन है। शिवम तुमने कहाँ तक कर लिया? हेलोजन फैमिली कंप्लीट हो गया सर, वो ग्रुप 18 रह गया, नोबल गैसेस। अच्छा, मतलब जहां तक काम दिया था वो काम आपने पूरा कर लिया? मैंने नोबल गैस तो दिया भी नहीं था अभी। यस सर, नोबल गैस रह गया। ठीक है ठीक है। ध्रुव गर्ग हो गया था? ध्रुव गर्ग सर मैंने मतलब कुछ खास किया नहीं है, लास्ट के 2 दिन से मतलब मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, अच्छा। कोल्ड वगैरह था, मतलब कल तो फीवर भी था, अभी भी थोड़ा सा था फीवर। कब करोगे फिर उसको? सर ट्राई करता हूँ, मतलब 2-3 दिन में ट्राई करता हूँ अपने करने का। करो यार, उसको कंप्लीट करो, है ना? यस सर। ठीक है। तो अब पहले तो हमें उसमें रिवीजन में आज आपको क्या करवा मतलब क्या करने के लिए बोला था? एक एक सेकंड पे सबसे पहले तो एक चीज, अब हमें उस पर डिसीजन लेना होगा, हिमांशु पांडे पे। तो हिमांशु पांडे का ये बताइए कब से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और पहला चैप्टर क्या आइसोमेरिज्म करना चाहोगे या फिर हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करें? बताइए। सर हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन भाई सब लोगों को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो उसका, लेवल 1 में जरा बता दो। शिवम बुक अगर हो किसी के पास में भी, कि लेवल 1 में कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास में, थोड़ा उस हिसाब से उसको देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, हाइड्रोकार्बन उसमें एल्केन एल्किन एल्काइन करके 3 चैप्टर्स में दिया हुआ है, या केवल एक सिंगल हाइड्रोकार्बन करके चैप्टर दिया हुआ है? सिंगल है सर। सिंगल है, तो सिंगल में तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, फिर तो टुकड़ों में ब्रेक करना पड़ेगा। फिर उसको क्वेश्चन बताओ एक बार जरा कितने हैं। मैं सोच रहा था 3 लेवल चैप्टर। 1 में तो सर 50 है। बस 50 क्वेश्चन है? लेवल 1 में। ठीक है, लेवल 1 में सिंगल करेक्ट होते हैं क्या? यस सर, लेवल 2 में भी सिंगल ही होते हैं। लेवल 2 में भी सिंगल ही होते हैं? लेवल 2 में कितने हैं? 150 के आसपास हैं? सर नहीं जो सर, लेटर है वो न्यू वाली बुक में 225। 25 ठीक है। तो सुनिए देखिए, 225 प्लस 50 टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 275, 3 चैप्टर के मिला करके। तो ये बड़ा डिसेंट नंबर है 275 3 चैप्टर के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो रफली आपके पास में 90 क्वेश्चन हर चैप्टर के हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक काम करना है आपको, ऑल्टरनेट करके क्वेश्चन कर लेना आप। कुछ लोग इवन वाले कर लेना, कुछ लोग ऑड वाले कर लेना। उसमें ये रहेगा कि जो ऑड वाले कुछ डाउट हैं जो इवन वालों ने नहीं किए हुए हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा किस जगह डाउट आ रहे हैं, है ना? तो अब इन 300 क्वेश्चन में मतलब आपको कितने करने पड़ेंगे 275 में से? 130 के आसपास हमें, 135 के आसपास हमें करने पड़ेंगे। 135 जैसे ज्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। बताओ कितना टाइम चाहिए उसको करने के लिए, कब डिस्कशन कर रखें? इसी वीक में करना है उसका डिस्कशन, डे आप बता दो। थर्सडे। तो जो थर्सडे? लास्ट क्लास है उस दिन कर लेंगे।
नहीं नहीं यार, इतना लंबा मत कीजिए, फिर वो लास्ट वाली क्लास में फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो फिर वो रह जाता है ऐसे। लास्ट सर थर्सडे को लास्ट क्लास है। देखो लास्ट क्लास ही है। थर्सडे को लास्ट ही है। थर्सडे को कैसे लास्ट हो सकती है? लास्ट तो आपकी सैटरडे फ्राइडे को वीक नहीं ऑफ है सर, ना। फ्राइडे छुट्टी और सैटरडे संडे फ्राइडे टेस्ट वीक ऑफ है। है, फिर 2 टेस्ट हैं। अच्छा टेस्ट, अच्छा हाँ हाँ ठीक है टेस्ट बढ़ गए आपके, ठीक है। थर्सडे को फिर मत रखो, फिर वेंसडे वाली क्लास में रखो। आज का दिन मिल जाएगा आपको, कल का दिन पूरा मिल जाएगा, 2 दिन कम तो नहीं रहेंगे। आज मंडे है ना, अच्छा मतलब हाँ सही बात है, 3 दिन मिल गए ना आपको। नहीं मैं वेंसडे का सोच रहा हूँ, बताओ वेंसडे तक कर पाओगे? मतलब ऐसा फोर्स वाली चीज नहीं है, अगर आपको लग रहा है इतनी कंफर्टेबल हो तो ठीक है, फिर थर्सडे को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रख लें फिर थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को हम लोग हिमांशु पांडे का डिस्कशन करेंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों, जिसमें टोटल मिलाकर के हमारे 275 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। उन 275 में से इंडिविजुअली किसी एक बच्चे को जो करना है वो लगभग 135 करने हैं, और मतलब कुछ लोग इवन वाले कर लेना, कुछ लोग ऑड वाले कर लेना, ताकि मतलब क्लास के हिसाब से देखें तो पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएं, सारे के सारे इवन वाले मत कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा जो ऑर्गेनिक का हमें डिस्कशन करना था, इस वाले वीक का उसका टारगेट पूरा हुआ। हाँ जी, अब ये बताइए आपका इस वाले संडे को टेस्ट में कौन सा टॉपिक आ रहा है? एटॉमिक पीरियोडिक एटॉमिक केमिकल और बॉन्डिंग। पीरियोडिक। एटॉमिक पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें ये बताओ इस वीक में आप पीरियोडिक ज्यादा अच्छे से कर रहे हो या केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर रहे हो? क्योंकि मैंने कहा था ना कि दोनों आप नहीं कर पाओगे, तो एक कर लेना, एक बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना, कौन सा करोगे? केमिकल बॉन्डिंग सर। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग करना है। ठीक है, तो मुझे केमिकल बॉन्डिंग का भी डिस्कशन का थोड़ा सा तो कुछ रखना पड़ेगा, तो केमिकल बॉन्डिंग के डिस्कशन के लिए बताइए कब रखना है? वेंसडे। वेंसडे को केमिकल बॉन्डिंग रख लें? हाँ अब Yes, ऑप्शन sir. बचा कहाँ तुम्हारे पास में? वेंसडे को केमिकल बॉन्डिंग होगा, ठीक है, वेंसडे को केमिकल बॉन्डिंग डन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक टेबल अगले वीक में रख लेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ जरूर जाना एक बार, जो भी आपके नोट्स हैं उनको पढ़ जाना, ऐसा नहीं हो पेपर में हम कुछ ना कर पाए पीरियोडिक टेबल में। उतना डिटेल में मत करो, क्वेश्चंस वगैरह की चाहे भली प्रैक्टिस मत करो, बट कॉपी से पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्यूज मी सर, हम्म बॉन्डिंग में किस चीज का डिस्कशन है? बॉन्डिंग में डिस्कशन का ऐसा है कि आप लोग, अच्छा ये बताओ क्या सॉल्व करना है, मतलब जो आप कहोगे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ मॉड्यूल जो आपका है काफी बढ़िया है, उसमें 4 हिस्सों में दिया हुआ है, 1 2 3 4, उसमें से लेवल 1 सबकी कर लो, और तो क्या करो। सर मेरे बताओ। पास है नहीं मॉड्यूल। सर मेरे पास भी नहीं है मॉड्यूल। मॉड्यूल अगर नहीं है ना तो मॉड्यूल की तो कुछ टेंशन मत लो, आप एक बार सुनीता मैम से या फिर जो भी आपके बैच कोऑर्डिनेटर है उनसे बात कर लेना, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करवा दी जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। इस बार 11th सर वाले प्रीवियस बच्चे ईयर्स कर लेते हैं। सर प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं। यस सर। प्रीवियस कर लेते हैं। सर प्रीवियस ईयर में ना मैंने देखे थे क्वेश्चन कम है केमिकल बॉन्डिंग के, हाँ इतने जी ज्यादा सर। नहीं है। मैं बोल प्रीवियस ईयर अभी रहने दो, जब आप पेपर सर म्यूट। हाँ जी, आवाज आ रही सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या बात कर रहे थे हम लोग? प्रीवियस ईयर। डिस्कशन। हाँ प्रीवियस ईयर का मेरा जो सजेशन है, देखो वैसे तो वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है, आप अगर करना चाहोगे तो मैं रुकूंगा नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें इवन करने में, बट बेटर ये रहेगा कि जब आप पेपर में बैठने से पहले, जैन में या फेब में जब भी आपका पेपर होता है, उसमें बैठने से पहले जो एक लास्ट राउंड जो आप लगाओगे रिवीजन का, उस टाइम कर लेना उसको। अभी हम मॉड्यूल से कर लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है।
तो मॉड्यूल में से जो भी आपको पूछना हो वो भी आप पूछ लेना, कुछ आपको थ्योरी का पार्ट पूछना है वो आप पूछ लेना। वेंसडे के दिन रख लेते हैं इसको केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सर चलिए, मॉड्यूल की कौन सी एक्सरसाइज करनी है? वो आपके ऊपर है, पूरा केमिकल बॉन्डिंग कहीं से जो भी आप करना चाहो वो करो और जो पूछना है वो पूछो, ओके सर। ठीक है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा बजाय आगे पीछे के और करने के लेवल 1 कर लो आप सबका, केमिकल बॉन्डिंग 1 2 3 4 सबका लेवल 1 कर लो, एक प्रॉपर रिवीजन टाइप हो जाएगा और सब लोग अगर करोगे तो सबके क्वेश्चन एक साथ हो भी जाएंगे। अब कोई कहीं से करेगा, कोई ऑब्जेक्टिव कहीं से क्वेश्चन करेगा, ना? तो हम लोग डिस्कस सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उतने टाइम में, ठीक है ना। हाँ शिवम क्या कह रहे थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना? हाँ ऑब्जेक्टिव वाली कर लेना, उसमें जो सब्जेक्टिव वाला है वो तो उतना काम का नहीं है, सब्जेक्टिव छोड़ के जो पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 जो होता है वो कर हाँ लेना जी। आप लेवल, मतलब ओके लेवल सर। 1 में, लेवल 1 नहीं उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में सब्जेक्टिव है, पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 2 कर लेना ऑब्जेक्टिव, जिसमें सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ओके सर। ठीक है भाई, है ना। और ये जिन लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है, कौन लोग हैं ये 11th में थे नहीं क्या यहाँ पे इंस्टीट्यूट में? सर अच्छा मेरे पास नहीं है, मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एक बार सुनीता मैम से बात कर लेना या फिर जो आपके बैच कोऑर्डिनेटर मिलाप सर उनसे बात कर लेना, वो सुनीता मैम से लेके और आपको दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे शायद मेरे पास भी पड़ा हुआ है, मैं भी देख लूंगा, अगर हुआ तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आज का बताइए फिर, आज क्या करना है हमें? सर ऐसे पूछ रहा था कि जैसे जो आज से हमारा शेड्यूल शुरू हुआ है इसमें हम कैसे करेंगे? शेड्यूल शुरू हुआ है तो आज से जो शेड्यूल आपका शुरू हुआ है उसमें दिक्कत कहाँ है, मतलब जो आपका मैंने मतलब ऑर्गेनिक, सर आप डिस्कशन किया करोगे ना जैसे जो टॉपिक्स आएंगे? हाँ उसमें डिस्कशन में साथ के साथ मैं एक काम और करूंगा, आप उस टॉपिक को पढ़ के आओ जब भी मैंने उसका डिस्कशन रखा है, अगर आपको उसकी थ्योरी में भी कुछ डाउट है, थोड़े बहुत कुछ सब टॉपिक्स में, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा और क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है एक शायद अभिषेक सर की भी पैरेलल में क्लास चलाई है, तो वहां पर भी आपका डिस्कशन रहेगा, मेरे साथ भी डिस्कशन रहेगा, अभी वैसे मैं श्योर नहीं हूँ बट जहां तक मुझे आइडिया लगा है। ओके सर। कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी ना शायद आपके पास भी? नो सर। नो सर। सर नो अभी तो सर। नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर शायद वो दूसरे बैच के लिए होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जैसे अगर मान लो कभी लग रहा है कि भाई इस टॉपिक में एक लेक्चर से नहीं काम चल रहा है, दो की जरूरत पड़ रही है क्योंकि थ्योरी में थोड़ा डिस्कशन ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको फिर जैसे आपका एक जो वीक ऑफ वाला है, वीक ऑफ वाले दिन लगा लेंगे क्लास, ठीक है। बट फिर भी यह है कि मेन फोकस जो आपको करना है वो सेल्फ स्टडी पे करना है, अच्छा कुछ पढ़ के आना है आपको पहले से सब कुछ, फिर आप प्रॉपरली क्वेश्चन पूछ पाओगे, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो और बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको समझ में आ पाएंगे, तब वो फ्रूटफुल रहेगा। तो जो सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है उसमें बिल्कुल भी हमें कमी नहीं करनी है। जब जैसे हम कह रहे हैं कि वेंसडे को केमिकल बॉन्डिंग का हम डिस्कस करेंगे, तो उसका जितना कर सकते हो आप, जो कर सकते हो जहां से, और पहले ही पढ़ा के आओ, क्वेश्चन जो मैंने बताए केवल वही करके आओ, क्वेश्चन आप अलग अलग सोर्सेज से करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा फिर डिस्कशन, ठीक है। चलिए आज की क्लास का बताइए, आज का क्या रखना है, आज क्या समझना चाहते हैं? पी ब्लॉक ई ब्लॉक तो ऑक्सीजन। क्या कहा है अभी सबने, कैसे करें उसको डिस्कस? तुम्हारा रॉकेट चलाने का मन नहीं था तो क्या है, बाकी लोगों का तो था, वो तो पूरी फुल दिवाली बना के आए हैं। सर कर लो सर, जो थोड़ा सा ऑक्सीजन बचा मेरा मैं कर लूंगा बाद में। ठीक है फिर सर और एटॉमिक भी आ रहा है। टॉमिक की डिस्कशन। एटॉमिक का डिस्कशन कल रख लेते हैं, ओके ट्यूसडे को, सर। ठीक है। सर एटॉमिक सैटरडे को आ रहा है शायद। कोई नहीं, मैं तो ट्यूसडे को कर रहा हूँ डिस्कस, ट्यूसडे पहले ही आता है सैटरडे से, तो नहीं सर मैं पूछ रहा था। वो तो टेस्ट का तो शेड्यूल आपको पता होगा, उसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ भाई स्क्रीन शेयर कर दो फिर, आर्यन, आर्यन का रेस्क्यू, स्टॉप कर दूं मैं? हाँ जी आर्यन स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्या शेयर करना है? पी ब्लॉक शेयर करना है, ऑक्सीजन फैमिली।
सर हाँ सर जैसे हम अभी रिवीजन में अगर थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी हम जैसे जो जो हमारे नोट्स थे 11th के वही पढ़ लें कि कहीं एनसीईआरटी वगैरह मॉड्यूल से थ्योरी पढ़े? नहीं यार, पता है जरूरत नहीं है। आपके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा डिटेल्ड हैं और वो ऑलरेडी आपके एक बार पढ़े हुए हैं, तो आपको उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप और चक्करों में मत पढ़ो बिल्कुल भी। जो आपके नोट्स हैं बस वही पढ़ो, ठीक है। ओके सर। नोट्स कोई कम नहीं है यार। केमिकल बॉन्डिंग जिसने भी पढ़ाया होगा, शायद आपके बैच में हो सकता है अनिरुद्ध सर ने पढ़ाया हो, 1 महीने से ज्यादा पढ़ाया है, तो वही नोट्स मोर देन सफिशिएंट है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई स्टार्ट करो। पेज नंबर 180 पे कुछ भी डाउट बोलो। सानिध्य 180 पे बताइए कोई भी डाउट हो तो। नहीं है, 181 पे आ जाइए। हाँ जी, इसमें कुछ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बीम एंथैल्पी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर आपको आपने ऑर्गेनिक पढ़ाते समय भी जो पेजेस छुड़वाए थे अल्कोहल उन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखवाने के लिए, तो वो आप हाँ कब हाँ, कर वो अब करते चलेंगे। अब जब ये वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, तब उसके साथ में करते चलेंगे। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज हम सिर्फ और सिर्फ जो 12th वाले टॉपिक्स है ना उनके लिए करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड में भी हमारे काम आ जाएगा। 11th वालों की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जब बाकी टॉपिक्स में पढ़ोगे ना आप, तो आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से होता है। और 11th में वैसे भी भाई एल्कीन एल्कीन एल्काइन ही हो, ज्यादा तो कुछ है नहीं उसमें। पेज नंबर 181, एनी डाउट? 181 नहीं है, 182 पे आ जाइए। एनी डाउट? 182 ठीक है। 183 पे आ जाइए। एनी डाउट? ये मुझे मालूम था ना यही होगा, वो पढ़ के तो आए नहीं हो, अब वो ऐसे जबरदस्ती फिर कहाँ से डाउट निकलेंगे। नहीं सर, पढ़ा है, ये समझ आ गया सर। 184 एनी डाउट? 185 इतने समझदार कब से हो गए आप लोग, जो मतलब 5 पेज हो गए और कोई डाउट ही नहीं आया है, हैं? नेक्स्ट अगले पेज पे ही है सर। 186 सर इसमें ओजोन की प्रिपरेशन नहीं समझ में आई मेरे को प्रॉपर। अच्छा, प्रिपरेशन यही जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। ये सर ये वाला प्रिपरेशन। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब बेसिकली वही है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रोड्स लेकर के एक हाई पोटेंशियल बाहर से लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन वगैरह पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में। मतलब वो डिस्चार्ज जो होता है, एक तरीके से कैपेसिटर प्लेट है, काफी हाई चार्ज है उनके बीच में, और वो जब पोटेंशियल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाओगे आप, तो वहां पर उनके बीच में जो स्पार्क आने लग जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में, उसी को डिस्चार्ज बोला जाता ओके सर। सर फिर वो डिकम्पोजिशन प्रिवेंट कैसे करता है? है। उसकी एक अपनी लिमिटेशन होती है डिकम्पोजिशन के लिए, जितना एनर्जी चाहिए शायद उस स्पार्क में, उस डिस्चार्ज में उतनी एनर्जी नहीं होती होगी, ठीक है। हाँ जी सर। सर ये इसमें थोड़ा ओजोन 10% का मतलब वही ना परसेंटेज यील्ड है ना? ऑक्सीजन टू ओजोन, हाँ जी, परसेंटेज यील्ड कह रहा है कि इसमें हम बस 10% ही ओजोन को उसमें कन्वर्ट कर पाते हैं, यील्ड उतनी अच्छी नहीं है इस रिएक्शन की। इसमें आप जो मेन चीज याद रखनी है वो आपको प्रोसेस याद रखना है कि एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी चलो थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं ताकि याद रहे आपको हमेशा। O2 से O3 बना रहे हो, O2 से O3 बनाने में क्या करना है आपको, सोच के देखो। 2 O2 के मॉलिक्यूल को तो एज इट इज रहने दो, ध्यान से समझना। 2 O2 के मॉलिक्यूल तो एज इट इज रहने दो। एक O2 का मॉलिक्यूल ब्रेक कीजिए। ब्रेक अगर आप करोगे तो आपको क्या करना है इसमें,
एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है और एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, और इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है। ठीक है, तो हमने O2 का एक मॉलिक्यूल ब्रेक कर दिया, 2 नेसेंट ऑक्सीजन एटम आपके पास आ चुके हैं, और इन 2 नेसेंट ऑक्सीजन को अचीव करने में हमने 2 बॉन्ड को ब्रेक किया है। उन 2 बॉन्ड में से एक आपका सिग्मा बॉन्ड था और एक आपका पाई बॉन्ड था। ठीक है, अब O3 के मॉलिक्यूल बनाने हैं आपको 2। कैसे बनाओगे O3 के 2 मॉलिक्यूल? जो आपके पास में 2 O2 के मॉलिक्यूल आपने एज इट इज छोड़ दिए थे, उन दोनों O2 के मॉलिक्यूल के पास जो अभी अभी नेसेंट ऑक्सीजन बना है वो लेके आइए। तो अब एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि टोटल एनर्जी निकल रही है या देनी पड़ रही है? देनी पड़ रही है। क्या मतलब हुआ इसका देनी पड़ रही है एनर्जी? कि आपके पास में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना कि आपके पास में पहले वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग। आ रही बात समझ में? चलिए, और नीचे इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या? इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड। अगर हाँ, ऊपर तो केवल 10% मिलेगा, अगर उससे ज्यादा चाहिए तो क्या करना होगा? अब बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज्ड एंड प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल। ठीक है, ओजोनाइजर से बनाया जा सकता है। आगे बताइए प्रॉपर्टीज सर ये में। प्रॉपर्टीज का सेकंड पैराग्राफ ये यस थर्मोडायनामिक समझ नहीं आया। ठीक है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक, आपके पास में ओजोन जो है O3 वो उतना स्टेबल नहीं है जितना O2 स्टेबल है। तो अनस्टेबल जो है वो भी इसी सेंस में कह रहा है कि उसको अगर मौका मिले तो वो O2 में जाना चाहता है। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। सिंस इट्स डीकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लिबरेशन ऑफ हीट। आप ये देखो, ऊपर आपने जो ओजोन बनाया है वो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। तो ओजोन से ऑक्सीजन का बनना कैसा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका एक्सोथर्मिक होना डेल्टा जी को ज्यादा नेगेटिव करता है या कम नेगेटिव करता है? ज्यादा नेगेटिव। तो बताइए, थोड़ा फेवरेबल चीज हुई या नहीं हुई किसी प्रोसेस का एक्सोथर्मिक होना डेल्टा जी के हिसाब से? डेल्टा Yes, जी sir. वाला नहीं पता, आप एक मिनट। डेल्टा जी, अच्छा यार उसका फॉर्मूला तो बताया हुआ है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एच। एच माइनस टी डेल्टा एस। हाँ, हाँ जी। तो यहाँ समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कोई प्रोसेस आपके पास में स्पॉन्टेनियस है या नहीं, अपने आप होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है डेल्टा जी की वैल्यू पे। डेल्टा जी का नेगेटिव होना ये बताता है कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा। किसी प्रोसेस के अपने आप होने के लिए उस प्रोसेस के डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। डेल्टा एच पॉजिटिव भी है तो भी हो जाता है प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे O2 O3 में जा रहा है, एंडोथर्मिक है। बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि नहीं होती। वो एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं तब हो जाती हैं। ठीक, तो डेल्टा जी लेकिन नेगेटिव होना चाहिए तभी कोई प्रोसेस हो सकता है। तो डेल्टा जी कैसे कैसे नेगेटिव हो सकता है? डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच को तो नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो हमारे प्रोसेस को होने के लिए अच्छा है, और जो डेल्टा एस है उसको पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी सर। डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस है आपके पास में चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, हम कहेंगे उस वो प्रोसेस हमारा उतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। और कोई सिस्टम जितना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर आप सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। सॉलिड में आपके मॉलिक्यूल एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज थे, उसमें रैंडमनेस बिल्कुल मिनिमम है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है उसमें। जब आप सॉलिड से लिक्विड में गए तो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया और रैंडमनेस थोड़ी सी बढ़ गई। रैंडमनेस बढ़ गई मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। और जब आप गैस से सॉरी लिक्विड से गैस में गए तो रैंडमनेस और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोई अरेंजमेंट ही नहीं बचा। अब तो मॉलिक्यूल्स आपके रैंडमली मूव करने लग गए हैं। तो एंट्रोपी इस तरीके से सॉलिड से गैस में जाते जाते बढ़ती जाती है। आपसे सिंपल पूछा जाए कि नहीं फेज नहीं चेंज कर रहे, बस टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो बताइए टेम्परेचर चेंज करने से एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी? सर डिपेंड करेगा, घटा रहे हैं टेम्परेचर, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अच्छा टेम्परेचर टेम्परेचर, सर एंट्रोपी घटेगी। बढ़ेगी, बढ़ेगी सर। रैंडमनेस बढ़ेगी, अच्छा मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट बढ़ेगा। अरेंज तो वो कब रहेगा? जब उसके पास एनर्जी नहीं हो।
तब सर ये तो- टी वाला भी तो फैक्टर कंसीडर होगा ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं तो केवल एस पे बात कर रहा हूँ। एस जो है वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, एस खुद एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ओके सर। ठीक है। और एंट्रोपी का मतलब सिंपल सा है, रैंडमनेस। रैंडमनेस कब ज्यादा होती है, कब कम होती है? जब मॉलिक्यूल जितने ज्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे, जितने ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितने ज्यादा रैंडम मोशन में होंगे, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी। आ रही है थोड़ी बहुत बात समझ में? आप समझे यस सारा? सर। तो ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल with respect to oxygen since its decomposition into oxygen result in the liberation of heat। ये कह रहा है कि ओजोन से ऑक्सीजन में जाना का जो प्रोसेस है उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। यहाँ तक चीज समझ में आई या नहीं आई? डेल्टा एच नेगेटिव कह रहा है बस ओजोन से ऑक्सीजन में जाने को। बोलो यस सर। ऊपर वाली रिएक्शन से समझ में आ ही रहा है कि अगर ऑक्सीजन से ओजोन में जाना एंडो है तो ओजोन से ऑक्सीजन में जाना एक्सो हो जाएगा, ठीक। यानी हम जो ऊपर रिएक्शन लिखी है उसकी रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। कह रहा है एंट्रोपी बढ़ जाती है। ओजोन जब ऑक्सीजन में जाता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसको एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करो, क्यों एंट्रोपी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे 3/2 का मॉलिक्यूल्स फैक्टर। है आपके, जो पहले केवल 2 मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल से आपके पास में 3 हो गए। अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। तो अब इधर देखो, डेल्टा एच का तो नेगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना, ओवरऑल डेल्टा जी को नेगेटिव कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। दोनों ही फीचर्स जो है वो डेल्टा जी को नेगेटिव कर रहे हैं। इसका मतलब आपका प्रोसेस जो है वो हाईली स्पॉन्टेनियस हो गया। मतलब आपके पास में जो है वो रुकती ही नहीं है, फटाफट किस में चली जाती है, ऑक्सीजन में चली जाती है। ये लिखा, बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। इसलिए लिखा है कि इसकी हाई कंसंट्रेशन जनरली नहीं रखी जाती है, क्योंकि अगर आप हाई कंसंट्रेशन रखोगे तो वो फटाफट O2 में जाकर के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, डेंजरसली एक्सप्लोसिव हो सकती है। आ गया भाई, सेकंड पैराग्राफ समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट, कौन सा पेज नंबर था ये? 186 187। सर पिछले पेज पे था हम्म। सर, ये प्रॉपर्टीज वाला ही 4th पैराग्राफ, पोटेशियम आयोडाइड। यस सर। बोला बफर वाला। Ozone reacts as an excess. when ozone reacts, अच्छा, when ozone reacts with an excess of potassium iodide, अच्छा, solution buffered with a borate buffer, iodine is liberated which, ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। लिखो जरा आर्यन, बगल में रिएक्शन लिखो, बगल में रिएक्शन लिखिए, O3 plus Ki gives I2 प्लस क्या होगा, प्लस होगा O2 प्लस O2। सर ऊपर लिखी हुई है रिएक्शन, पर लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है? 2I माइनस प्लस वाटर प्लस O3। आयोडीन कहाँ है? सर है मतलब उसमें। ठीक है, देखिए अच्छा हाँ सही है, सही है, I माइनस भी है बिल्कुल। तो ये आपके पास में एक रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है जिसमें O3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में भेज रहा है। बताओ आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? वही लिखा है, आयोडीन इज लिबरेटेड व्हिच कैन बी टाइट्रेटेड। आयोडीन की तो रिएक्शन ही एक पढ़ते हैं हम, किसके साथ? सोडियम थायोसल्फेट के साथ। क्या बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट को? हाइपो। अब Yes, शिवम sir. बताना तुरंत, इस हाइपो सॉल्यूशन का एन फैक्टर कितना होता है हाइपो का? इनफैक्ट सर शायद से 0.5 होता है। शायद लग गया तुम्हारा इसमें भी ना, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और शायद लगा रहे हो हाइपो में। 0.5 होता है। नंदनी शांति रखो, नंदनी एन फैक्टर कितना होता है Na2 इसका, Na2S2O3 का? सर 1। कैसे होता है, एक्सप्लेन करो। सर जो सल्फर है उसमें
एक सल्फर में 0.5 का इंक्रीमेंट होता है तो 2 में 1 का। कैसे वो 0.5 का मतलब बताओ कि अभी किस में है वो, तो किस में जाएगा वो सब चीज बताओ। Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आर्यन लिख दीजिए Na2S2O3 ऊपर वाले स्पेस में। तो -2। रुक जाओ, Na2S2O3 लिखो आर्यन। इस Na2S2O3 में -2 कहाँ से आ गया नंदिनी? O3 है -6, 3 ऑक्सीजन का मिला के हो गया -6, बोलो। यस सर। तो बताओ सोडियम और सल्फर का मिलाकर के +6 होगा या नहीं होगा? यस सर। उस +6 में से सोडियम का +2 हो गया नहीं हो गया? यस सर। तो 2 सल्फर का मिला के बताओ +4 बचा या नहीं बचा? यस सर। 1 सल्फर का +2 होगा या नहीं होगा? यस सर। +2 होगा, आप -2 बता रहे थे। अब बताओ चेंज कैसे आप 0.5 का कह रहे थे, किस में कन्वर्ट होता है Na2S2O3 जब इसका रिडक्शन जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो? भूल गए? कृति गोयल किस में? अभी नंदिनी अभी जस्ट हमने मूल कॉन्सेप्ट का पूरा डिस्कशन किया है रिडॉक्स का, उसमें इतने सारे क्वेश्चन में तुमने ये किया होगा, ये भी याद नहीं है क्या? तो थ्योरी पढ़ी है तुमने, क्या रिवीजन किया है, क्या फायदा है इस रिवीजन का? अर्शिता, Na2S2O3 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस हम्म, बोलो। एस एस के आगे भी बोलो। S4O6 वाला S4O6 उसमें कुछ आगे पीछे कुछ लगेगा या बस सिंपल S4O6? सिंपल अगर ऐसे S4O6 लिख दोगे तो 2 माइनस माइनस होता है, बजाय 2 माइनस लिखने के आर्यन इसको आप आगे Na2 लिख दो उसमें, Na2S4O6। ठीक है अर्शिता, इसमें अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी है? छह ऑक्सीजन की मिला के कितनी हो गई अर्शिता? सर बट इसमें वो होता था ना कि सल्फर सल्फर से कनेक्टेड। तो ठीक है, हम एवरेज से काम चला लेते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कनेक्टेड होता है। आर्यन ने स्ट्रक्चर भी लिख रहा है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, ऑक्सीजन की बताइए, ऑक्सीजन की 6 ऑक्सीजन की कितनी होगी? -12 सारे ऑक्सीजन की। सोडियम और सल्फर की मिला के कितनी हो गई? +12 हो गई या नहीं हो गई? तभी तो 0 हो पाएगा। यस सर। ठीक तो है, अकेले सोडियम की कितनी हो गई +12 आने से? +2 सल्फर के लिए कितनी बच गई? 10 +10, तो 4 सल्फर के लिए +10, एक सल्फर की कितनी होगी? +10/4 5। ठीक है, लिख दीजिए सल्फर के ऊपर 2.5। अब करो नंदनी इसको एक्सप्लेन, +2 से कोई चीज +2.5 में जा रही है, n फैक्टर 1 कैसे कह रहे हो आप? सर एक सल्फर 2 से 2.5 में जा रहा है, सो इंक्रीमेंट 0.5 का है तो 2 सल्फर के लिए 1 का। हाँ जी, तो ये किसी ने ये पूछा था मुझसे सेकंड पैराग्राफ, आगे समझ में यही सब चीजें हैं इसमें, ऐसा कुछ नई चीज तो नहीं है। तो पैराग्राफ टाइट्रेट करवा के आप ये पता कर सकते हो कि कितनी वॉल्यूम थी स्टार्टिंग में। बताइए, क्लियर हुआ पैराग्राफ? यस। ठीक है, नेक्स्ट।
हाँ जी 187 बताइए 187 पे किसी को कोई भी डाउट हो तो। सर ये अल्फा सल्फर वाला जो पैरा है उसमें कौन सा रोल वाला? सल्फर लिखा हो, अल्फा सल्फर वाला हाँ इसमें थर्ड लाइन में रोल सल्फर क्या होता है ये? evaporating solution of roll sulfur in CS2 found on evaporating a solution of roll sulfur in CS2। यार फिर ये कुछ ना इसका कोई पर्टिकुलर एलोट्रॉप होता होगा, लेकिन एलोट्रॉप तो ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें केवल अल्फा और बीटा लिखा हुआ है। रोल सल्फर मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, रुको एक। मैंने सर्च किया है रॉड्स की फॉर्म में जो सल्फर होता है। अच्छा रॉड्स की फॉर्म में ये सल्फर है, देखो मेरे पास रोल सल्फर। ठीक है, इस तरीके से रोल के फॉर्म में जो सल्फर होता है येलो कलर का है, देखिए सल्फर। ठीक है, अब जैसे नीचे आप देखिए, नीचे पाउडर्ड फॉर्म में भी एक बार हल्का सा इमेज नीचे कर लो, ये देखो एकदम हाँ लास्ट में पाउडर्ड फॉर्म में भी है। तो जो रोल के फॉर्म में है वो केवल वो लिखने का तरीका है ना, हमने किस फॉर्म में लिया हुआ है कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके आप मंगवा भी सकते हो सचिन केमिकल उद्योग से, उसमें लिखा हुआ था वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ जी सर ये CS2 में रेडिली सॉल्युबल क्यों है? इसमें रेडिली सोल्यूबल, ये तो आप खुद भी सोच सकते हो, पता है कैसे? सल्फर जो है वो बताइए आपके पास में क्या बोलते हैं, पोलर है या नॉन पोलर है? खुद अकेला सल्फर। नॉन पोलर। और CS2 कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। ये बताओ फिर भूलेगा या नहीं भूलेगा? सर ठीक है, पर्टिकुलरली CS2 ही लिखा है ना इसलिए। ये पर्टिकुलरली का मतलब ऐसा है कि आपके पास देखो ऐसा है, जो आपके पोलर सॉल्वेंट है उसमें आपको भी पता है ना, जनरली हम पानी ही लेते हैं, है ना? तो वैसा ही यस है सर। ऐसे इनऑर्गेनिक, मतलब इसमें नॉन पोलर वाले में जनरली ये CS2 या बेंजीन में से ही कोई लिया जाता है। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट। ये रोम्बिक था, इसके बाद में नीचे मोनोक्लिनिक है। देखिए पहले अगर आप पढ़ते इस चैप्टर को तो शायद आपको रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का मतलब नहीं समझ में आता, बट अब तो हम जानते हैं रोम्बिक किसको बोलते हैं और मोनोक्लिनिक किसको बोलते हैं। तो वो जो नाम है उसका जिक्र यहाँ कहीं नहीं है, बट आप समझ जाइए वो सॉलिड स्टेट के हिसाब से ही दिया गया है वो नाम, मतलब इनका जो क्रिस्टल बनता है उसकी शेप कुछ उसी टाइप की होती है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा इसके अलावा देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, अब इसमें पता नहीं एनसीईआरटी में वो चीज कहीं है या नहीं है, अगर होगी तो थोड़ा शॉर्ट में दे रखी होगी, लेकिन उससे आपकी कई चीजें आपको क्लियर होंगी, कई क्वेश्चन उस चीज से आपके क्लियर होंगे। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, ध्यान से सुना, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है उसकी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खत्म होने लगती है, बहुत वीक होने लग जाती है पाई बॉन्ड, फिर वो उतनी आसानी से नहीं बना पाता। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप ऐसे समझो, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें दो एटम एक दूसरे के साथ क्या बना रहे होते हैं, दो दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पता है ना N2 में। बोलिए समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? यस यस। नाइट्रोजन के नीचे उसका अगला मेंबर है उस ग्रुप का फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आप जानते हैं फॉस्फोरस P2 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, कैसे एग्जिस्ट करता है? P4। P4 की पूरी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, उसमें आपके पास में फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में सारे बॉन्ड कौन से होते हैं? सिंगल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सारे बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। पूरी P4 यूनिट में कितने बॉन्ड होते हैं टोटल कृति गोयल? P4 यूनिट में टोटल बॉन्ड कितने होते हैं? प्रति P4 यूनिट में कितने फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड होते हैं? कृति है नहीं है, सर बोलिए कृति। सर एक मिनट। नहीं भाई अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, एनसीईआरटी सर का मैं 5
एनसीईआरटी से मैंने पढ़ने के लिए बोला है बस, मैंने और ज्यादा आपको काम दिया ही नहीं है, बस मैंने एनसीईआरटी बोला है। और जो चीज इवन सर समझ सकते 6 ऐसा 6 होते हैं। पक्का अम, बिल्कुल 6 ही होते हैं, 6 जिसमें होते हैं। आपने ये जो 4 फास्फोरस के एटम है वो एक टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स पे होते हैं, और जो टेट्राहेड्रॉन की एजेस हैं वो हमारे फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसी में मैं आपसे एंगल पूछ लूं कितने पीपीपी एंगल हैं, एंगल कितने आ जाएंगे, सोचो बताओ कितने एंगल आएंगे, पीपीपी एंगल कितने आएंगे, कितने फेस हैं, 4, हर एक फेस पे कितने एंगल हैं, 3, टोटल एंगल कितने हो गए, 12, बताओ हो गए नहीं हो गए 12, है ना, एंगल मेरे हिसाब से 12 ही होने चाहिए, आप एक बार और देख लेना। सर 9 होंगे सर, टेट्राहेड्रॉन थोड़ी सर एंगल एक पिरामिड बार है दोबारा मुझे। बता दो। एंगल पिरामिड नहीं होगी? एक मिनट, आपके पास में नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है 3 फास्फोरस को लेकर के, यस 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 सर। सर। और फिर 3 ट्रायंगल साइड में बन रहे हैं जो झुके हुए हैं, यस यस सर। हर एक ट्रायंगल में 3 एंगल है नहीं है बीपीपी जो 60 डिग्री, यस सर। यस यस सर। सर टोटल एंगल आपके 12 नहीं हो जाएंगे, यस सर। शिवम 9 करवा रहा है पता नहीं कैसे। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। है ना, तो हाँ, तो हम किस चीज पे चल रहे थे, नाइट्रोजन में इजीली पाई बॉन्ड बन गया, लेकिन अब देखो सीधा सीधा सवाल आता है कि जैसे N2 एग्जिस्ट करता है वैसे P2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो P2 सर नहीं करता, ओवरलैपिंग उसमें आपके पास में साइज बढ़ने के बाद में पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो पाई बॉन्ड बनाना उतना प्रेफर नहीं करता है अपने एक एटम दूसरे एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, P4 O6 और वो सब आपने जो पढ़े होंगे उनमें बनता है, लेकिन फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ उतना आसानी से डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। सेम होल्ड्स फॉर सल्फर। ऑक्सीजन बताइए कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में करता है, प्रॉपर एक सिग्मा एक पाई बन रहा है उसमें, यस लेकिन सर। सल्फर में ऐसा नहीं है। अभी अभी ऊपर देखो आपने ये सब मोनोक्लिनिक और ये सब जो पढ़े हैं, इसमें देखो एक भी सल्फर जो है दूसरे सल्फर के साथ पाई बॉन्ड अगर बना नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पाई बॉन्ड उसके इसमें बहुत ज्यादा वीक होता है, केवल क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरे के साथ सिग्मा से जुड़ जाएगा, एक के साथ ही पाई से नहीं जुड़ेगा। वैलेंसी उसको 2 पूरी करनी है, 2 तरीके हैं, या तो किसी और के साथ जुड़े या उसी के साथ पाई बनाए, पाई नहीं बनाता वो किसी और के साथ जुड़ना ज्यादा प्रेफर करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पेज नंबर क्या है, 187 है, कौन सा है, 188 पे कोई डाउट हो तो बोलो प्लीज। 188 इसमें एक चीज और देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड शायद बनवा रहा है आपसे, नहीं अभी सल्फ्यूरिक एसिड तक तो शायद नहीं पहुंचे, लेकिन अभी अगले पेज पे है शायद तक, जैसे आपने नाइट्रिक एसिड बनाया है ना, नाइट्रिक एसिड बनने का जो मेथड था उसका नाम क्या था, पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस, और उसमें कैटलिस्ट क्या यूज करते थे, गॉज कैटलिस्ट, याद रखना है वो। उसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, नाम है उस प्रोसेस का कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, V2O5, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं ये वैसे तो मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाई हुई है, अभी कल परसों एक क्वेश्चन में मुझसे सानिध्य शायद या मन्नत कोई पूछा था, सर ये मार्शल्स एसिड एंड कैरोज एसिड क्या है, तो मन्नत या सानिध्य जिसका भी डाउट था वो शायद आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्लियर हो गया होगा, मार्शल किसको बोलते हैं और कैरोज किसको बोलते हैं। नहीं हुआ तो मैं एक बार बता देता हूँ, बोलो। ये जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है इसमें, इसके नीचे लिख दो आर्यन, क्या लिखोगे इसके नीचे, 3rd वाले के नीचे, मार्शल एसिड है सर। ठीक है, मार्शल एसिड्स का नाम होता है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक दूसरा एसिड लिखिए, ऊपर जो जगह आर्यन वहां लिखो, इसमें डाई है ना, डाई वर्ड हटा दो, नाम क्या हो गया, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड लिखो, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होगा उसका, डाई नहीं है उसमें, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 H2SO5, फॉर्मूला लिख लीजिए H2SO5। कैरोज एसिड।
ठीक है, स्ट्रक्चर भी लिख दीजिए, फिर लिख देंगे क्या स्ट्रक्चर लिखो, क्या लिखोगे, सल्फर, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन लगा दो, डबल बॉन्ड करके ऊपर नीचे। हाँ जी, एक जोड़ दीजिए OH और एक जोड़ दीजिए OOH, एक OH और एक OOH। तो ये जो एक परऑक्सी लिंकेज है, इसलिए इसको बोलते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम होता है कैरोज एसिड। ये वैसे इसमें दिया हुआ था, मुझे लग रहा था एनसीईआरटी में है, इसका नाम लिखा नहीं है क्या यहाँ पे, कैरोज एसिड और सब? नो सर। कोई नहीं, लिखवा दिया है आपको। हाँ भाई, कौन सा पेज नंबर चल रहा है, इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो। 189 में कोई भी डाउट हो तो बोलो। सर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये डाउट मेरा। 100% में हेड आउट, यस सर। क्या डाउट है बताओ। सर इसमें H2SO4 मतलब SO3 बनाया, उसके अंदर H2SO4 डाल दिया तो ओलियम बन गया। सर इसमें H2SO4 कहाँ बना? नहीं, मतलब H2SO4 तो थोड़ा सा डाल दिया जाता है सो दैट वो प्रोसेस अच्छे से करवा सको, अदरवाइज तो जो SO3 है ना, जो SO3 बना है आपके पास में, वही H2SO4 है, बस पानी चाहिए उसको थोड़ा सा। हाँ जी सर। जो ओके। SO3 है वही एक्चुअली H2SO4 है, बस पानी दे दो उस SO3 को, वही आपका H2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें होता वही है कि जैसे जैसे H2SO4 बनता जाता है, उसी में उस और SO3 को एब्जॉर्ब कराते जाते हैं, तो वो H2S2O7 मतलब ओलियम के फॉर्म में अलग होता जाता है। ओके सर। नेक्स्ट, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा अच्छा मतलब बढ़िया है, ये बोर्ड के हिसाब से भी मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना, कैसे कहाँ से कौन कौन जा रहा है, ये पूरा ये जो सेटअप है ये बोर्ड में आ जाता है, पूरा फिगर के साथ आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैम्बर में क्या है, सेकंड चैम्बर में क्या है, क्या क्या हो रहा है, पूरा एक बार पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 190, 190 किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। 191, सर मेरी एनसीईआरटी में एक थोड़ा सा अलग लाइन लिखी हुई थी, इसमें नहीं है। एक मिनट रुको। ये 191 पे जो आपके पास में यूजेस है ना सल्फ्यूरिक एसिड के, देखिए मैं और यूजेस के लिए तो नहीं कहता, बट सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कमर्शियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसके यूजेस हमें पता होने चाहिए। हाँ शिवम बताओ क्या कह रहे थे। सर एनसीईआरटी में लिखा होता है सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। सर लास्ट लाइन यहाँ है पे 190 पेज की। साल नंबर हाँ जी सर, एक सेकंड, एक बार मेरे को समझ नहीं आया, इसका रीजन एक्सप्लेन कर दो। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओ पहले तो होगी या नहीं होगी। होगी सर। अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वॉलेटाइल हो, लेस वॉलेटाइल होगा, मोर वॉलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल। पहली लाइन तो वही है कि सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी उड़ता नहीं है, क्योंकि नीचे जकड़ के रखा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल में, उसको इतनी आसानी से नहीं उड़ेगा। कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। तो इसको आप जैसे यहाँ से जो H प्लस है उसको यूज करते हुए आप दूसरे एसिड बनाने में भी यूज कर सकते हो। सर इसका लो वोलेटिलिटी से क्या मतलब, वो रीजन दिया हुआ उसका या खाली H प्लस ही उसका रीजन? नहीं मतलब वो लो वॉलेटाइल है, लेकिन इसकी मदद से ऐसे एसिड्स बनाए जा सकते हैं जो कि मोर वॉलेटाइल है। कैन बी यूज टू ओके मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड्स, ओके मतलब सर। इसमें जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है, इससे जो आप दूसरे एसिड्स बनाओगे जरूरी नहीं है ना उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो, ये सर। इसमें काफी स्ट्रांग होती है, बाकी में उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो मोर वॉलेटाइल एसिड बनाए जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, ये लास्ट में जो सल्फ्यूरिक एसिड वाला पोर्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसको यूजेस भी कर लेना है सल्फ्यूरिक एसिड के।
हाँ जी, ये आपके पास में ग्रुप कौन सा हो गया? एक 16 था ना शायद, 16 ग्रुप आपका Yes, sir. कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में 17th देखेंगे हम लोग। जिन्होंने भी नहीं किया हुआ है 17th को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलो फिर इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ो, अपनी सेल्फ स्टडी करो अच्छे से। सर कल एटॉमिक की डिस्कशन है ना? कल के लिए ही बोला ना atomic का, कल एटॉमिक का discussion, ठीक है। और देखिए अब तक जो भी आपने डील दी है वो चल जाएगी, बट अब ये जो रिवीजन राउंड चल रहा है इसमें सेल्फ स्टडी में बिल्कुल भी डील नहीं देंगे। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है ना? हाँ जी, वो जो टाइम है आपका 12:30 से वो मैथ्स की क्लास है। ओके सर।